हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, यहाँ पर आज हम 61 से 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपकी ये 5000 प्लस एमसीक्यू प्रोवाइड करने वाली सीरीज चल रही है, जहां पर हम हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस को वेल एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, ये सीरीज जैसे मैं हर एक बार आपसे बताता हूं कि ये सीरीज आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम है फार्मेसी से रिलेटेड, वो उनके लिए रामबाण साबित होने वाली है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरप्रोमाजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एंटीसाइकोटिक इफेक्ट। आपको बताना है कि जो क्लोरप्रोमाजिन ड्रग है, इसका एंटीसाइकोटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस करती है ये, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना। सीधे शब्दों में क्या है, ये पूछ रहा है कि किस एक्शन के द्वारा ये अपना एंटीसाइकोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ना। तो पहला ऑप्शन है कि मतलब इसका जो एंटी डोपामिनर्जिक नेचर होता है, उससे हमारी एंटीसाइकोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन जो होती है वो एंटी डोपामिनर्जिक नेचर रखती है, इसलिए वो साइकोसिस को ट्रीट करने में लाभदायक है। या एंटी मस्करेनिक इफेक्ट जो होता है इसका, वो रिस्पॉन्सिबल है साइकोसिस को दूर करने के लिए। या एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी, या फिर एंटी 5-HT प्रॉपर्टी। तो देख लीजिए भैया, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा एंटी डोपामिनर्जिक इफेक्ट, है ना। क्लोरप्रोमाजिन जो होती है, या जितनी भी हमारी टिपिकल, है ना, जितनी भी हमारी टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, सारी की सारी डोपामिनर्जिक जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, मतलब कि एंटी डोपामिनर्जिक इफेक्ट रखते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता है क्या, साइकोसिस समझिए। साइकोसिस में क्या होगा, डोपामीन की हमारे ब्रेन के अंदर ओवर एक्टिविटी हो जाएगी। डोपामीन की ब्रेन के अंदर हमारे क्या होगी, ओवर एक्टिविटी होगी। ओवर एक्टिविटी होने की वजह से साइकोसिस हो रही है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मनोविकृति। ठीक है, मानसिक विकार, है ना। तो उसमें भी जो पेशेंट होता है कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कहने लगता है, कुछ भी करने लगता है ना। साइको बोलते हैं ना कि यार साइको हो क्या, मतलब कुछ भी बोल दे रहे हो। तो ये हमारा जो सिम्टम है, ये क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये भैया डोपामीन की ओवर एक्टिविटी हो रही है। कहाँ पे, इनसाइड द ब्रेन। अब क्लोरप्रोमाजिन या जितनी भी टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होंगी, वो क्या करेंगी, है ना, ये डोपामीन की एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगी, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, है ना, जिससे डोपामीन की ओवर एक्टिविटी जो हुई थी वो कम होगी। ठीक है, और यही तो भैया हमारे साइकोसिस का मेन रीजन था। अब यहां पर साइकोसिस वाला जो पेशेंट होगा वो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। समझ में आया क्या होगा, एंटी डोपामिनर्जिक प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरप्रोमाजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द देयर एंटीसाइकोटिक एक्शन, है ना। अब देख लीजिए, यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि भैया टिपिकल एंटीसाइकोटिक से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और एटिपिकल से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी, हमने क्या क्या कहा, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, जैसे कि हेलोपेरिडोल हो गया, है ना, हेलोपेरिडोल हो गया, थियोजेंथीन डेरिवेटिव्स ड्रग्स हो गई आपकी, है ना, क्लोरप्रोमाजिन हो गए। ठीक है, या पाइपेराडीन, या आपके पाइपेराजीन साइड चेन वाली जितनी भी ड्रग्स होती हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं। और ये सारी की सारी एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन के द्वारा अपना एंटीसाइकोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, एटिपिकल में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं आपके, तो भैया आप देख सकते हैं क्लोजापिन, है ना। क्लोजापिन का एग्जांपल आपने पढ़ा होगा। एक आपने पढ़ा होगा रेस्पेरिडोन। ठीक है, RI होता है, RIS, रेस्पेरिडोन। ठीक है, रेस्पेरिडोन हो गई आपकी। और आपने पढ़ा होगा कुटियापिन, है ना, QUETIA, कुटियापिन। ठीक है, कुटियापिन। ओलेंजापिन आपने पढ़ा होगा। ये भैया सारी की सारी क्या है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं। अगला देखिए, अब एंटी मस्करेनिक में कौन सी, ये मस्करेनिक रिसेप्टर किस तरह का रिसेप्टर है भैया, ये आपका कोलिनर्जिक रिसेप्टर है ना। कोलिनर्जिक और एडिनर्जिक दो रिसेप्टर आपने पढ़ा होगा, है ना। तो एडिनर्जिक में कौन से आते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर आपके होते हैं। कोलिनर्जिक में कौन से होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, मस्करेनिक रिसेप्टर होता है। निकोटिनिक रिसेप्टर जो होता है ये दो तरह का होता है, NM और NN, है ना। और मस्करेनिक रिसेप्टर जो होता है ये भैया 5 तरह का होता है, M1 से लेके कितने, M5 होते हैं, है ना। अगला देख लीजिए, ये हमने बता दिया एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स, मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो एडिनर्जिक रिसेप्टर अल्फा और बीटा रिसेप्टर के ऊपर ब्लॉक करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करें, वो एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स होंगी। ठीक है, एंटी 5-HT में यहाँ पर क्या जानने वाला है, तो भैया ये सीरोटोनिन के नाम से जाना जाता है ना। सीरोटोनिन जब नॉजिया या वोमिटिंग के केस होते हैं, है ना, आपने देखा होगा नॉजिया है, वोमिटिंग है, तो यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर इसके लिए हम 5-HT3, है ना, यहाँ पर हम
5-HT3 रिसेप्टर सीरोटोनिन को जो ब्लॉक करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं वो होती है हमारी 5-HT3 एंटागोनिस्ट। क्या बोलेंगे उनको हम? 5-HT3 एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ड्रग कौन कौन सी होंगी आपकी? ऑन्डेनसेट्रॉन है ना, बहुत यूज करते हैं ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन है ना, ये सारे होते हैं, पोलैनोसेट्रॉन। ठीक है, जितनी सेट्रॉन वाली ड्रग्स हैं वो कैसी हैं? 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं। कहाँ यूज की जाती हैं? नोजिया और वोमिटिंग के केस में यूज की जाती हैं। ठीक है, तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये मान के चलिए इस एक क्वेश्चन में आपको करीबन 5 से 7 क्वेश्चन कवर करवाएं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रग यूजफुल इन पेटिट माल एपिलेप्सी। आपको बताना है कि कौन सी ड्रग पेटिट माल एपिलेप्सी में यूज की जाती है ना। या हम यूं कहें कि भैया आपको बताना है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पेटिट माल एपिलेप्सी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, या फिर एक्सप्लेनेशन में कवर हो जाते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ड्रग यूजफुल इन पेटिट माल एपिलेप्सी या ड्रग ऑफ चॉइस, बताइए आपको कि पेटिट माल एपिलेप्सी के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होगी। तो फेनिटोइन होगी, या एथोसेक्सिमाइड होगी, या कार्बामेजिपिन होगी, या फिनोबार्बिटोन होगी। तो भैया इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ड्रग ऑफ चॉइस एपिलेप्सी में बहुत मैटर करती है ना। ये एथोसेक्सिमाइड जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द पेटिट माल एपिलेप्सी। या अगर आपसे पूछा जाए कि किसी को पार्शियल सीजर है ना, तो वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या? देखो एथोसेक्सिमाइड तो होती है, लेकिन वैल्प्रोइक एसिड जो हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, ये हर एक ड्रग में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में वैल्प्रोइक एसिड है तो किसी भी तरह की आपकी एपिलेप्सी का हो क्वेश्चन, आप वैल्प्रोइक एसिड के साथ ही जाएंगे, है ना। लेकिन अगर वैल्प्रोइक एसिड नहीं है तब दूसरी जो सेकंड होगी ड्रग ऑफ चॉइस वो कौन सी होती है? तो उसके केस में पेटिट माल में क्या हो जाएगी? एथोसेक्सिमाइड। अगर पार्शियल सीजर की बात की गई है तो वैल्प्रोइक एसिड अगर है तब तो वैल्प्रोइक एसिड होगा, अगर नहीं है तो इसके लिए कौन सी हो जाएगी? तो भैया वो होती है हमारी कौन सी? कार्बामेजिपिन। ठीक है, कौन सी होती है? कार्बामेजिपिन। अगर हम बात करें कि फेनिटोइन है ना, ये आपका पहला ऑप्शन है फेनिटोइन। तो फेनिटोइन जो होती है वो किसके लिए यूज की जाती है? तो भैया आपने पढ़ा होगा फेनिटोइन जो है ये ग्रैंड माल एपिलेप्सी के कई टाइप्स हैं, है ना। तो ग्रैंड माल एपिलेप्सी जो होती है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? ये हमारी होती है भैया फेनिटोइन, है ना। अगर वैल्प्रोइक एसिड ऑप्शन में नहीं है तब, नहीं तो जितनी भी एपिलेप्सी हैं सबके लिए क्या होगा? यही होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पर पेटिट माल एपिलेप्सी कहा गया है, इसको भैया हम एक चीज दूसरे नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं अब्सेंस सीजर एपिलेप्सी। ठीक है, मतलब इसके अंदर सीजर देखने को हमको नहीं मिलते हैं, ये ऐसी एपिलेप्सी हमारी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन चाहे पेटिट माल एपिलेप्सी से पूछा जाए या फिर अब्सेंस सीजर एपिलेप्सी से पूछा जाए, क्वेश्चन आंसर क्या होगा आपका? एथोसेक्सिमाइड एंड वैल्प्रोइक एसिड। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा रहा है फेब्राइल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस फेब्राइल सीजर के केस में कौन सी होगी, है ना, फेब्राइल सीजर। तो भैया फेब्राइल सीजर के केस में आपकी ड्रग हो जाती है ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी? डायाजिपाम। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन मिला है हमको, है ना, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ये मिला है। डायाजिपाम जो होता है ये भैया किस रूट से दिया जाता है? ये रेक्टम रूट से दिया जाता है। किस केस में? फेब्राइल सीजर के केस में। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज सिंपैथेटिक। आपको बताना है कि ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सिंपैथेटिक नेचर का हो। सिंपैथेटिक कहें या हम क्या कहें? एड्रिनर्जिक, है ना, बात बराबर है। ठीक है, इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। सिंपैथेटिक कहा जाए या एड्रिनर्जिक, बात बराबर है। कोलिनर्जिक कहा जाए या पैरासिम्पैथेटिक कहा जाए, कोलिनर्जिक कहा जाए या फिर पैरासिम्पैथेटिक कहा जाए, बात बराबर है। ठीक है, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर कौन से होते हैं? अभी डिस्कस किया था, अल्फा एंड बीटा होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक या कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन से होते हैं? निकोटेनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा था आपका, न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज सिंपैथेटिक। आपको बताना है कि सिंपैथेटिक या एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है आपका। ठीक है, तो कोलिन से कोलिनर्जिक रिसेप्टर हो जाएगा, ये मतलब न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन तो भैया हमारा कौन सा है? कोलिनर्जिक नेचर का है। ठीक है, और ये नॉर एड्रिनालिन एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ने बताया ना, सिंपैथेटिक का दूसरा नाम क्या होता है? एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। तो नॉर एड्रिनालिन है, एड्रिनालिन है ना। ठीक है, ये सारे कौन से हैं आपके? ये सारे के सारे सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स होते हैं, सॉरी सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, ग्लूटामीन भैया जो है ये याद रखना, बहुत इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ग्लूटामीन जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है ये कैसा वाला है? एक्साइटेटरी नेचर का। इससे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक्साइटेटरी नेचर का है या इनहिबिटरी नेचर का। ग्लाइसिन जो है ये कैसा है? ये इनहिबिटरी नेचर का है ना।
इनहिबिटरी, हालांकि कुछ केसेस में ये एक्साइटेटरी नेचर का होता है, लेकिन डोमिनेंट जो रेस्पॉन्स होता है वो इसका इनहिबिटरी वाला होता है। ग्लूटामिन या ग्लूटामेट रिसेप्टर जो होता है आपका, ये भैया एक्साइटेटरी नेचर का न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपका ग्लूटामेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, ड्रग क्लासिफाइड अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एजेंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, आपको बताना है कि यहाँ पर सारी की सारी ड्रग आपकी नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं आपकी। ठीक है, कौन सा आपका जाएगा, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब आया था, 1985 वाला, है ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस वाली बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ड्रग है ना, जो कि नार्कोसिस कॉज करें या साइकोसिस कॉज करें, ऐसी ड्रग आपको बताना है। तो इफेड्रिन, कोकेन, हेरोइन, हसीस। अब पहले ये छांट लीजिए इसमें से कौन सी एनडीपीएस वाली है, मतलब नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एजेंट्स कौन से हैं। तो कोकेन भैया है ना, कोका प्लांट से प्राप्त होता है। हेरोइन है ना। डाई एसिटाइल मॉर्फिन, इससे कई बार यार क्वेश्चन पूछा गया कि जो डाई एसिटाइल मॉर्फिन होती है उसी को हम हीरोइन बोलते हैं, है ना। जब हम मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन करते हैं तो दो एसिटाइल ग्रुप जुड़ के मॉर्फिन के अंदर हीरोइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी भैया क्या है आपका, ये एनडीपीएस है, नार्कोटिक सब्सटेंस है, नार्कोसिस कॉज करता है, साइकोसिस कॉज करता है। और हसीस तो भैया है ही है, हसीस, हीरोइन, कोकेन, ओपियम, मॉर्फिन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब नार्कोटिक ड्रग्स हैं। ठीक है, अब इफेड्रीन बच गया यहाँ पर। इफेड्रीन क्या है, इफेड्रीन एफेड्रा सिनका से प्राप्त होने वाली ड्रग है आपकी। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आप हमें बताइए इफेड्रा का यूज, इफेड्रा सिनका जो फार्माकोग्नोसी में आप लोग ने पढ़ा होगा, तो इफेड्रा सिनका का यूज कहाँ होता है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पॉपी। आपको बताना है कि एनाल्जेसिक, कौन सी एनाल्जेसिक ड्रग हमको ओपियम पॉपी से प्राप्त होती है। तो पहला ऑप्शन है डायजेपाम। भैया डायजेपाम ओपियम से प्राप्त होती है, अरे नहीं। ठीक है, मॉर्फिन, हाँ अभी हम बात कर रहे हैं बार बार, है ना, मॉर्फिन है, ये इसी का डायएसिटाइलेशन करके ये हीरोइन बनती है, डायएसिटाइल मॉर्फिन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये सारे की सारी कहाँ से प्राप्त होती हैं, ओपियम पॉपी से, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पापावर सोमनीफेरम, है ना, पापावर सोमनीफेरम, ये इसका बॉटेनिकल नेम है आपका, है ना। फार्माकोग्नोसी में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है मॉर्फिन आपकी। ठीक है, अगली है हमारी एस्पिरिन। तो भैया एस्पिरिन आपने पढ़ा होगा, हमने कई बार बताया कि ये इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर होती है। ठीक है, इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर होती है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। किस कैटेगरी की ड्रग है, एनासिड्स है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है आपकी। ठीक है, डाइक्लोफेनेक एनासिड क्लास की ड्रग है आपकी। ठीक है, डायजेपाम अभी हमने उसको डिस्कस किया है ना। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज। भैया पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक शुरू में आपने देखा होगा, तब से ये हमारे साथ ही साथ चलती आ रही है ना। पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने खोजा था, इसके बारे में हम कितनी चीजें जानते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने इसको डिस्कवर किया था, कहाँ से डिस्कवर किया था, पेनिसिलियम नोटेटम एंड किससे, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ठीक है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ये दो फंजाई हैं, कवक हैं, जिनसे कि पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया गया था, पहले पेनिसिलियम नोटेटम से, लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं हम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम हमारे पेनिसिलिन का सोर्स होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहाँ पर पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है अपना, वो कैसे प्रोड्यूस करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चन है आपका, है ना। तो बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बाय इंटरफेयर विद राइबोसोम फंक्शन, बाय एंटी मेटाबोलाइट एक्शन, बाय इंटरफेयर विद सेल वॉल सिंथेसिस। तो देखिए भैया, ये जो पेनिसिलिन होता है ना आपका, ये इंटरफेयर करता है सेल वॉल सिंथेसिस से, है ना। तो जो बैक्टीरिया होता है वो सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखिए जो दूसरे ऑप्शन है उनको भी देख लीजिए। अगर हम बात करें बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसके लिए हमने आपको कई बार क्या बताया कि क्लोरमफेनिकॉल है ना, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जो आपकी हैं, है ना, वो सारी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बाय इंटरफेयर विद राइबोसोम फंक्शन, तो भैया रिफॉर्मपिसिन, है ना, बेस्ट एग्जांपल है आपका रिफॉर्मपिसिन वगैरह। एंटी मेटाबोलाइट एक्शंस के द्वारा कौन सी ड्रग अपना एंटीबायोटिक एक्शन प्रोड्यूस करती है, तो भैया सल्फोनामाइड, याद रखो, है ना, पाबा का वहां पर खेल होता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का खेल होता है सारा, है ना। तो ये सल्फोनामाइड ड्रग्स आपकी हो जाएंगी। तो ये डिफरेंट जो एग्जांपल्स हमने आपको दिए सारे इंपॉर्टेंट ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आपसे।
अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि सेमी सिंथेटिक ड्रग कौन सी है ना। तो सेमी सिंथेटिक ड्रग में कौन सी है, जो पेनिसिलिन जी, जिसको हम बेंजाइल पेनिसिलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइल, यार सही से लिख देते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जी का दूसरा नाम है बेंजाइल पेनिसिलिन। ये भैया नेचुरल होती, क्या होती है, नेचुरल पेनिसिलिन होती है, ठीक है। अगला है हमारा एम्पिसिलिन एन। तो भैया ये जो है हमारी, ये पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में, मतलब उसका जो सेंट्रल कोर होता है स्ट्रक्चर, उसके अंदर हम मॉडिफाई करते हैं और जिससे कि एम्फिसिलिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एम्फिसिलिन एन जो है हमारी, ये सेमी सिंथेटिक है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर राइफामाइसिन बी, ये भी हमारी सेमी सिंथेटिक है। तो दो क्वेश्चन में से, जो भी दो ऑप्शन में से आप लोग सेलेक्ट करेंगे, आपको दोनों में नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, ये भी हमारी एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप ऑफ फंजाई से प्राप्त होती है, ये भी हमारी नेचुरल है, ठीक है। तो ये सेमी सिंथेटिक, ये सेमी सिंथेटिक, ये आपकी नेचुरल हो जाएगी, ये नेचुरल हो जाएगी। पेनिसिलिन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि क्या, कैसे अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। ये भैया अपना एक्शन सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जितनी भी पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती हैं आपकी, ये पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, मोनोबैक्टम है ना, ये सारी की सारी कैसे अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रग यूजफुल इन पेप्टिक अल्सर ऑल एक्सेप्ट। आपको बताना है एक्सेप्शन, यहाँ पर एक्सेप्शन को पहले मार्क कर लिया करें, है ना। अल्सर होता क्या एक्चुअली पता है ना आपको, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, ये स्टमक है, ये आपकी ड्यूडेनम है ना। तो जो HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब 1 से 1.5 pH इसका होता है, ठीक है। 1.5 से 2 है ना, ये इसका pH होता है। तो इतना भैया एसिडिक नेचर होता है HCl का। अब क्या होता है कि कई बार हम खाना वगैरह नहीं खाते हैं, है ना। तो अभी तो हमारा काम चल रहा है, बाइकार्बोनेट के लेयर वगैरह है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो हमारे स्टमक के जो इनर लाइनिंग है उसको सेव करते रहती है, ठीक है, ड्यूडेनम और यहाँ पर स्टमक के अंदर। लेकिन क्या होता है कि ये लेयर जो है एज के साथ साथ बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन बंद हो गया, या प्रोस्टाग्लैंडिन लेयर जो है वो डिजनरेट होती जा रही है, या बन नहीं पा रही है नई प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि हम कोई दवाई खा रहे हैं जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना। जैसे कैसे एनासिड्स वगैरह हम लेते हैं, तो एनासिड्स क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को रोकती है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दर्द की बढ़िया तगड़ी तगड़ी दवाएं हम ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, एनासिड्स। तो अब ये क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को रोक देंगी। अब प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पर क्या, HCl की जो एक्टिविटी है उससे हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को बचा रहा था। अब एनासिड्स हमने दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन बंद, यहाँ से लेयर डिजनरेट। अब HCl जो है ये यहाँ पर इंपैक्ट करेगा, है ना, स्टमक की इनर लाइनिंग पर, या ड्यूडेनल जो हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट जो है ना, तो यहां पर वो इंपैक्ट करेगा। तो भैया इसी को हम बोलते हैं, जो घाव हो जाएंगे, जो लेजन्स हो जाएंगे यहाँ पर, उसी को हम बोलते हैं अल्सर, है ना। तो हिपैटिक अल्सर भी हो सकता है, ड्यूडेनल अल्सर भी हो सकता है, ये डिफरेंट टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट कहाँ पे हो रहा है उस हिसाब से हम उनका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा अल्सर। अब आपको बताना है कि यहाँ पर हम अल्सर को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं अल्सर में, बिल्कुल देते हैं भैया, ठीक है। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट देते हैं, हाँ देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, बिल्कुल भैया देते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट्स हैं, है ना। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की जितनी भी ड्रग्स हैं उनको हम यूज करते हैं। H2 जो एंटीहिस्टामिन्स होती हैं, सेमेटिडीन, रेंटिडीन, है ना, इसमें पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये सारी ड्रग्स क्या हैं, पेप्टिक अल्सर में यूज की जाती हैं, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ पर ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक्सेप्शन यही है आपका। ये कहाँ पर आपने पढ़ा होगा, मैग्नीशियम सल्फेट जो है आपने पढ़ा होगा ऑस्मोटिक उसमें, सॉरी डायरेटिक नहीं भैया, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में पढ़ा होगा, है ना। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में आपने इसे मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह पढ़ा होगा। कॉन्स्टिपेशन में यूज किए जाते हैं, है ना, लैक्सेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये नहीं होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमेंथिक। आपको बताना है कि जो एंटी हेलमेंथिक ड्रग है उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सी है आपकी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पाइपराजिन सिट्रेट, अल्बेंडाजोल, निक्लोसामाइड, टेट्राक्लोरोथाइलिन। तो भैया करेक्ट ऑप्शन अल्बेंडाजोल, ठीक है। अल्बेंडाजोल जो होती है एंटी हेलमेंटिक के ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होती है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सेमेटिडिन में कॉजेज। आपको बताना है कि सेमेटिडिन अभी हमने डिस्कस किया, क्या है ये, एंटी हिस्टामिन है ना, एंटी हिस्टामिन, और उसमें भी किसको, H2 को, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म अगर आप यूज कर रहे हैं सेमेटिडिन तो क्या कॉज कर सकता है। तो भैया गायनेकोमास्टिया, याद रखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, जितने स्टार लगाना हो आप लगा लीजिए। सेमेटिडिन जो होती है उसका एडवर्स एक्शन होता है क्या, गायनेकोमास्टिया। यहाँ पर हमने जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर उनसे आपको कोई भी डाउट है
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक भाई साहब ने बताया है कि क्वेश्चन की सर क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, तो चलिए हम कोशिश करते हैं, इस पर विचार करते हैं। लेकिन एक्चुअली बात ये रहती है कि हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये वीडियो लंबी हो जाती है, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इरिटेट होने लगते हैं कि सर बहुत लंबी वीडियोस हो जा रही हैं। हालांकि जिन बच्चों को पढ़ना रहता है उनके लिए लंबी वीडियो चाहे जितनी देर की हो, है ना। जब मैं पढ़ता था तो मैं भी भैया 2-2 घंटे 3-3 घंटे की वीडियोस देखा करता था, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन किया जाए, 20 क्वेश्चन किया जाए। हालांकि आपका रिवीजन वाला जो आता है उसमें मैंने 50 क्वेश्चन का आपको दे रखा है समराइज्ड करके। आप अगर एक एक ये स्लाइड देख रहे हैं, इसके बाद में 50 क्वेश्चन वाली स्लाइड को देख लेते हैं तो वो भी आपके लिए सफिशियंट होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। और अगर आप लोगों के कोई भी सजेशंस रहते हैं मेरी टीचिंग स्टाइल को लेकर या इसमें और कुछ करेक्शन किया जा सकता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यार प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यार वही मोटिवेशन है हमारा। हमने फिर से इस चैनल को रिवाइव करना चाहा है, ठीक है। तो इसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, कृपया अपना सहयोग प्रदान करें। और बाकी जो भी है डाउट वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिए। थैंक यू वेरी मच।